नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी मस्ती में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कुछ मुख्य जो फसलें होती हैं उसमें लगने वाले कीटों, जैसे कि सबसे पहले हमारी आने वाली फसल जो है, अभी टाइम चलने वाला है पैडी का। पैडी मीन्स धान। धान की फसल लगने वाली है। हमारे किसान भाई, बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं जिसमें से मुख्य जो समस्या होती है वो कीट की। धान लगा नहीं कि उसमें कीटनाशी का स्प्रे करते रहते हैं। क्या है कीड़ा, क्या है कीट, कैसी इसकी लाइफ साइकिल होती है, कैसे कैसे ये अपना डेवलपमेंट करता है और पुनः 1 साल बाद फिर से वो फसलों में दिखाई देने लगता है। तो मेजर जो कीट माना गया है वो मुख्य है, वो है गंधी बग। आपने नाम सुना ही होगा। गंधी बग का जो नाम है उसको बोलते हैं, कई नाम उसके ढेर सारे नाम दिए गए हैं कीट के, जैसे कि इसको बोलते हैं राइस ईयर हेड बग। इसको बोलते हैं, गंधी बग का नाम है राइस ईयर हेड बग। मतलब कि ईयर मीन्स बाल होता है। गंधी बग जो बाल आती है धान में उस टाइम अटैक करने वाला कीड़ा है। इसी का दूसरा भी नाम है स्टिंक बग। स्टिंक बग। और हम लोग क्या जानते हैं इसको, इसको एक दूसरा नाम भी है राइस पैडी। उसके बाद में इसका अगला नाम हम लोग जैसे बोलते हैं कि गंधी। गंधी बग। स्टिंक मीन्स गंधी होती है, बग मीन्स कीड़ा या उड़ने वाला या बग टाइप का होता है। तो इसमें हम जानेंगे कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है गंधी बग का वो क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लिप्टोकुरेसा वैरिकॉर्निस। इसी का दूसरा नाम है, कई टाइप की गंधी बग होती है, उसमें दूसरा नाम है लिप्टोकुरेसा एकूटा। एकूटा ये इसके गंधी बग के वैज्ञानिक नाम है। और इसका जो आर्डर होता है, ये किस आर्डर में आता है, तो वो है ये हेमीपटेरा। हेमीपटेरा आर्डर का ये कीड़ा है गंधी बग की। और एक बात, इसका जो सब आर्डर है वो हेट्रोपटेरा है। इसका सब आर्डर वो होता है, जैसे कि कीड़े का कोई आर्डर होता है उसका सब आर्डर होता है। मतलब कि उस सब आर्डर के अंतर्गत भी कुछ कीड़े आते हैं। तो सब आर्डर में जो आने वाला कीड़ा है वो गंधी बग एक है। तो वो सब आर्डर का जो उसमें रखेंगे श्रेणी में, तो इसको कहते हैं हेट्रोपटेरा। उसके बाद गंधी बग की फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करती है गंधी बग, तो उसमें है कोरिडी। कोरिडी इसकी फैमिली होती है। तो हमने जाना कुछ वैज्ञानिक तथ्य कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका आर्डर क्या है, इसका सब आर्डर क्या है और इसकी फैमिली क्या है। उसके बाद आता है हमारा गंधी बग के बारे में जानेंगे कि जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव इसका कितना है, किस किस एरिया में गंधी बग का अटैक होता है। तो उसमें से दिया गया है थ्रू आउट राइस कंट्री एशिया, कंट्री इन इंडिया। मतलब एशिया के हर देश में, एशिया महाद्वीप है उसमें बहुत सारे देश आते हैं, उसमें से जो एशिया महाद्वीप में जितने भी सारे देश आते हैं ये ऑल एशिया में पाया जाने वाला इंसेक्ट है। कौन सा, गंधी बग। तो इसका एरिया आपने देखा कितना सारा एरिया है, कहाँ कहाँ पे ये गंधी बग पाई जाती है। उसके बाद आता है गंधी बग में कि इसका होस्ट प्लांट, मतलब ये होता है कि ये गंधी बग किस किस पौधे में अपना भोजन ले सकती है, उसमें आता है, उसी को बोलते हैं होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट में जैसे कि कौन कौन से हमारे पौधे हैं, राइस का पौधा है और इसका गंधी बग का, और मेज है। मेज मेज मतलब आता है मक्का, तो मेज भी इसका इम्पोर्टेंट है। और ग्रास मीन्स घास आते हैं। तो ये गंधी बग का जो होस्ट प्लांट होता है वो मुख्यतया गंधी होती है। गंधी का मुख्य जो प्लांट होता है खाने के लिए वो होता है राइस और मेज। मेज मीन्स मक्का और घासें। ये तीन चीज़ों पे अक्सर या ज़्यादातर उस पे पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा इम्पोर्टेंट डैमेज, मतलब डैमेजिंग। एक जैसे कीड़ा उत्पन्न हुआ वो तुरंत फसलों को खाने नहीं लगता है, वो डैमेजिंग एक स्टेज होती है। उस स्टेज का जो नाम दिया गया है उसी को बोलते हैं इम्पोर्टेंस डैमेज।
मतलब कि वो कौन सी अवस्था होती है कीड़े की जो गंधी पौधे को नुकसान पहुंचाती है। तो जैसे गंधी में दो ही अवस्थाएं जैसे आती हैं, एग से लार्वा। जैसे हर एक कीड़े की 4 अवस्थाएं होती हैं। कुछ में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती, मतलब कि 3 चरणों में जिसका लाइफ पूरा हो जाए वो होती इनकम्प्लीट, और जिसकी लाइफ 4 चरणों में पूरी हो उसको कहते हैं कंप्लीट। तो इसमें आता है कि जो 4 चीज़ें होती हैं इसमें, वो मुख्यतया कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे हमारा गंधी बग कीड़ा है तो उसकी सिर्फ 3 ही अवस्थाएं होती हैं। जैसे आगे आपको लाइफ साइकिल ये दिख रही है, लाइफ साइकिल, इसमें गंधी बग की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। इसका मतलब हमें पता चल गया कि गंधी बग का जो कीट होता है गंधी बग, उसकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब कि इसके जीवन में 3 ही अवस्थाएं होती हैं। जैसे ये गंधी बग अंडा दिए, उसके बाद निम्फ निकलता है, निम्फ के बाद वो पुनः एडल्ट बन जाता है और अंडा दे के वो मर जाता है। ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो इसमें डैमेजिंग जो अवस्था होती है वो जैसे अंडा से निम्फ बना, निम्फ तुरंत उसको खाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद एडल्ट भी, निम्फ से एडल्ट तक जितनी भी टाइम रहता है, ये दोनों अवस्थाएं इसकी खतरनाक होती हैं हमारे फसलों के लिए। फसलों में जैसे मक्का है और हमारा धान है, ये दो ही मुख्य होती है, और घास होती, घास पे भी कुछ दिन तक ये अपना जीवन बिता लेती है। इस प्रकार से गंधी की डैमेजिंग अवस्थाएं 2 होती हैं। उसके बाद होता है ये कैसे डैमेज कर देता है। तो ये क्या करता है, निम्फ और एडल्ट दोनों विकसित अनाज से दुधिया अवस्था में रस चूसकर दोनों को चैफ ग्रेन खाली कर देते हैं, और 10 से 60% तक उपज में रिड्यूस में कमी होती है। मतलब कि ये दुधिया अवस्था पर अटैक करता है गंधी बग का अटैक। गंधी बग का अटैक धान में दुधिया जब अवस्था होती है, मिल्किंग स्टेज धान की आती है, उस टाइम ये अटैक करता है और धान से रस चूस करके उसका जो है दाने को खाली कर देता है। ये होता है इसमें। और इसके असर क्या पड़ता है इसका, कि 10 से 60% तक उपज में कमी आती है। समझ लो गंधी बग का कितना सारा हम बचा लेके आए, धान प्लांटेशन किए, उसके बाद पानी लगाए, पूरी तैयारी की, सब अच्छा अच्छा चल रहा था। उसके बाद जैसे दाना बना, तुरंत हमारा ये यील्ड में कमी कितनी आ जाती है, 10 से 60%, बहुत भारी मात्रा में कमी आती है इसकी। उसके बाद कुछ हमारी वैरायटी जो होती हैं, इसका कंट्रोल क्या दिया है, कंट्रोल डिपेंड ऑन दी क्रॉप वैरायटी। मतलब कई हमारी ढेर सारी वैरायटी ऐसी भी आ गई हैं जो उसमें गंधी बग का अटैक होता ही नहीं है। तो हम क्यों ना इसकी वैरायटी को देखकर ही अपना वो लगाएं। उसके बाद आता है हमारा करनाल धान। करनाल में कुछ ऐसी विकसित की गई हैं जिसमें ये गंधी बग का अटैक होता ही नहीं है। उसमें से कौन कौन सी अवस्थाएं, कौन कौन सी वैरायटी हैं करनाल में जो इसमें गंधी बग का अटैक नहीं होता है। तो होता है गोरखपुर, एक वैरायटी का नाम है करनाल धान। और मतलब कि करनाल धान ये है जिसमें कि गंधी बग का अटैक नहीं होता है। उस धान को किस किस जगह पे लगाया जाता है उस एरिया को दे रखा है हमने। उसमें है गोरखपुर, उसके बाद है सिद्धार्थनगर, उसके बाद है बस्ती। इन जगहों पे यील्ड का प्रोडक्शन अच्छा होता है जिसमें गंधी बग नहीं लगती है। ये था। उसके बाद गंधी बग क्या होता है, एबडामिनल सेगमेंट में स्टिंक बग ग्लैंड होती है, जिससे जिससे कि इसकी एबडामिनल पार्ट हमने पढ़ाया नहीं है कीट का। आप कहोगे कमेंट्स में तो पढ़ा देंगे। इसके जो लास्ट का सेगमेंट होता है वो 7 से 11 खंडों का बना होता है, और उसी में एबडामिनल ग्लैंड होती है या एबडामिन पार्ट होता है, खंड लास्ट वाला, हेड थोरैक्स एबडामिन। उसी में खंड में एक स्टिंक ग्लैंड होती है, गंध वाली ग्रंथ पाई जाती है, उसी से ये गंध निकलती है, इसलिए गंधी को गंधी बग कहते हैं। ये था इसमें। उसके बाद आता है कि हम जो कीट होता है उसकी जो है लाइफ साइकिल कैसे, ये दिखता कैसा है, ये दिया गया है। अपीयरेंस मीन्स होता है दिखना, अपीयरेंस मीन्स दिखना होता है, ये कैसा दिखता है। तो आप देखोगे कि गंधी
ग्रीन लाइट ब्राउन या मिक्स येलो इन कलर विद सिलेंडर बॉडी, मतलब कि ये सिलेंडर जैसी बॉडी के आकार में दिखता है और कलर इसका ग्रीन चमकीला होता है और उसके बाद ये भूरा भी होती है और पीलापन लिए हुए मिक्स ब्राउन येलो पीली भी होती है, पीलापन लिए हुए मिक्स होती है, ऐसे इसकी वो होते हैं। उसके बाद आता है कि ये इसकी लंबाई कितनी होती है, क्योंकि हर एक कीड़ा मेल फीमेल में होता है, तो जो इसके मेल पार्ट होता है मतलब कि नर भाग जो होता है, नर गंधी बग में जो नर होता है उसकी 13 से 14 मिलीमीटर लंबाई होती है और जो फीमेल होती है वो 16 से 19 मिलीमीटर लंबी होती है गंधी बग। अब हम देखते हैं कि गंधी बग की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें दिया गया है कि जैसे गंधी बग अपना लार्वा नहीं सॉरी गंधी बग अपनी लाइफ साइकिल में 3 अवस्थाएं कंप्लीट करती है। उसमें से दिया गया है कि एक तो नंबर होता है एग का, उसके बाद एग से निम्फ बनता है, उसके बाद निम्फ से एडल्ट बनता है और एडल्ट के बाद वो डेड हो जाती है। 3 अवस्थाएं इसकी कंप्लीट होती हैं। अब ये कंप्लीट किस टाइम में होती हैं, तो ये जुलाई से लेकर के नवंबर तक तीनों अवस्थाएं कंप्लीट करके ख़त्म हो जाती हैं। इसी बीच में हमारी फसलों को नुकसान पहुंच जाते। अब देखो कैसे कैसे ये नुकसान पहुंचाती है। जैसे एडल्ट ने अंडा दिया, उसके बाद वो ख़त्म हो गई, तो अंडा ये कितनी मात्रा में, एक गंधी बग 250 से 300 अंडे को प्रोड्यूस करता है एक बार में। गंधी बग 250 से 300 अंडे देती है और वही अंडे दिया गया है 6 से 7 दिनों में निम्फ बन जाते हैं। देखो इसकी स्पीड कितनी तेज दी हुई है कि निम्फ जो है 6 से 7 दिन में ही बन जाते, मतलब 250 से 300 अंडे। एक जो गंधी बग है वो 250 से 300 अंडे देती है और 6 से 7 दिन में वो निम्फ बन जाते हैं और निम्फ 25 से 30 दिन में एडल्ट बन जाते हैं। 25 से 30 दिन में, तो कितना टाइम लगा भाई, 25 दिन ये और 6 दिन वो, 1 सवा महीने के अंदर वो पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है और ख़त्म हो जाती है। ये है गंधी बग की स्टेज। उसके बाद गंधी बग जैसे एडल्ट हुआ, एडल्ट जो है 5 से 6 दिन के बाद पुनः वो अंडे दे देती है। ऐसे इसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। 5-6 दिन के बाद वो अंडे दे दिए, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। फिर वही अंडे जो है निम्फ बनते हैं, निम्फ से एडल्ट बनते हैं, ऐसे उसकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये समझ में आया। एक गंधी बग बताओ 250 से 300 एक गंधी बग अंडे दे रही है, तो हमारे खेत में गंधी बग कितनी होंगी, समझो कीड़े कितने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। उसके बाद हम इसी को लिखित में देख लेते हैं कि इसके जीवन भर में 3 अवस्थाएं होती हैं। पौढ़ मादा मतलब एडल्ट मादा 250 से 300 अंडे देती है। अंडे रात्रि के समय, ड्यूरिंग नाइट, रात्रि के समय देती है। अंडे हमेशा कतार में, मतलब ये अंडे जो है लाइन में देती है। उसके बाद है कि हमेशा मध्य सिरा के पास 2 से 3 कतारें में, जो पत्ती के नीचे इग ब्लैक ईयर अंडाकार से एकत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे धान की पत्ती होती है जो बीच में धारी होती है मोटी, उसको मिडरिप बोलते हैं। उसी धारी के साइड में लाइन से 3 लाइनों में अंडे ये देती है पत्ती के नीचे सतह पे, रात्रि में ये होता है। उसके बाद आता है इनक्यूबेशन पीरियड, मतलब ये अंडे से लार्वा बनने का जो टाइम होता है वो 6 से 7 दिन का होता है। फर्स्ट स्टार पीलापन लिए हुए निम्फ की 5 मोल्टिंग पाई जाती हैं। समझ लो कि जो इसका 6 से 7 दिन में जो इसका बदलाव होता है वो निम्फ 5 बार मोल्टिंग करता है, उसके बाद एडल्ट बनता है और एडल्ट 25 से 30 दिन के अंदर बन जाता है, ये है। उसके बाद सितंबर से अक्टूबर में अधिक होता है, मतलब इसका ये है कि एडल्ट बनता है तथा पेस्ट पॉपुलेशन दिया हुआ है। पेस्ट पॉपुलेशन सितंबर से अक्टूबर में अधिक होती है, मतलब कि इनकी संख्या जैसे सितंबर से अक्टूबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
क्योंकि उस समय क्यों ये बढ़ती ये भी दे रखा है हमने कि धान में दुग्धावस्था का समय होता है इसको सकिंग करने में। माउथ पार्ट हमने बताया ना कि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप चुभने तथा चूसने वाले, तो ये उस प्रकार के इसमें चूसने के लिए होते हैं माउथ पार्ट, चूसने वाले माउथ पार्ट होते हैं। धान में दुग्धावस्था होती है, टेम्परेचर नॉर्मल होता है, तापमान कम होगा, कीट को खाने में दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद वायुमंडल की स्थिति नॉर्मल होती है, ना तो पानी आंधी का डर रहता है, ना ही थोड़ा बहुत मानसून जो होता है टेम्परेचर कम होता है। और दिया गया धान व कीट की दोनों अवस्थाएं बिल्कुल परफेक्ट होती। धान भी यंग अवस्था में होता है और ये भी एडल्ट बन जाता है तब नुकसान पहुंचाता रहता है। इस प्रकार से हमारी इसकी लाइफ साइकिल कंट्रोल होती है, और कंट्रोल नहीं सॉरी लाइफ साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। तो अब समझ में आया कि गंधी बग को किस किस तरीके से वो ऐसे अपनी जनसंख्या बढ़ाती है, कितने अंडे देती, कितने दिन बाद निम्फ बनता है, कितने दिन बाद एडल्ट बनता है। इस प्रकार से हमारी इसकी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आता है कंट्रोल। देखो कीट का कंट्रोल हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो भौतिक कंट्रोल होता है, एक जैविक कंट्रोल होता है, एक केमिकल कंट्रोल होता है। तो उसमें जो कल्चरल मीन्स भौतिक कंट्रोल होता है उसको कल्चरल कंट्रोल कहते हैं। तो कल्चरल जो कंट्रोल होता है उसमें कैसे कंट्रोल उसको करना चाहिए, दिया गया है कि अंडे वाली पत्ती को नष्ट कर दें, बिना घास वाली उगे खेती ना करें। मतलब कहता है कि जैसे कि हमारी पत्ती को दिखाई दे या उस टाइम को ध्यान से देखें, जिस पत्ती पे अंडे हों उसी को नष्ट कर दें। घास वाली उगे उसको खेती से बाहर निकाल, जैसे खेती हो उसके आसपास कोई घास दिखती हो आप उस घास को हटा दीजिए, वहाँ पे गंधी बग नहीं रुक पाएगी। जब रुक नहीं पाएगी तो अपनी लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट कर पाएगी। तो इस प्रकार से ये जहाँ पे घास हो तुरंत उसको हटा देना चाहिए। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब जैविक कंट्रोल। जैविक कंट्रोल वो कंट्रोल होता है जिसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया जाता है और ना ही इसको समझ लो कुछ कीट ही कीट को खाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे कीड़ों को डालने के लिए वैज्ञानिक सलाह देते कि आप अगर भाई ये भी ना कर पाओ तो मान लो जैसे छोटी मछली है, बड़ी मछली को आप डाल दोगे तो बड़ी मछली ही छोटी मछली को खा जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से इसमें भी दे रखा है कि अगर आप बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हो तो उसमें से टीगर बीटल एक होता है। टीगर बीटल टीगर बीटल एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो कि एक खाने वाले गंधी को खा जाता है। जितना ही आप उसमें गंधी होगी उसका वही भोजन है, वो तो अपना खाएगा ही। उस टीगर बीटल का वैज्ञानिक जो नाम है यू है सिसिंडेला सिक्स पर टाटा सिक्स पर टाटा सिसिंगडेला सिस पर परक टाटा सिंबंग सिक्स पर टाटा सिक्स परक टाटा। ये ऐसा वैज्ञानिक नाम थोड़े साले अजीब होते हैं, जैसे देखते रहो तो थोड़ा रहता है, उसका उच्चारण अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसमें दिया गया है कि ये गंधी को खाने का कार्य करता है। गंधी को ये कीड़ा खा जाता है, जब खा जाएगा तो ये अपना लाइफ साइकिल कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसके बाद आता है कि इसमें और क्या केमिकल कंट्रोल। फिर केमिकल में तो आपको पता ही होगा कि कैसे कैसे केमिकल क्या क्या डालना चाहिए। तो उसमें दिया गया है केमिकल के सारे ढेर सारे नाम दिए गए हैं। 15 दिन पहले ही इसके, जैसे हमें पता है कि ये जुलाई में अटैक करेगी, गए दुग्धावस्था से पहले आप क्या क्या डाल सकते हैं। माइलाथियान को डाल सकते हैं, कार्बोफ्यूरान को कार्बेंडाजिम 5% के साथ डाल सकते हैं, कार्बारिल को 5% डाल सकते हैं, निम्बिसिडीन नीम के द्वारा एक रचित है कीटनाशी उसको डाल सकते हैं, माइलाथियान को डाल सकते हैं। इस प्रकार से हमारे सारे कीट अन्य सारे जो मार्केट में आज उपलब्ध हैं जो हमने बताए हैं ये नहीं होंगे। मार्केट में बहुत सारे कीट के लिए कंट्रोल केमिकल उपलब्ध हैं, वहाँ पे आप उनको लेकर के आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है इसमें थोड़ी टेक्निकल जानकारी है। ईसी दिया है ईसी,
तो आप जब भी कोई कीटनाशी देखते होंगे तो उस पे ईसी जैसे 50% ईसी ये दिया रहता है, तो उस ईसी का मतलब क्या होता है आज आ गया तो मैं बता दूं आपको कि ईसी का मतलब ही होता है इमल्सीफायर कंसंट्रेट। इमल्सीफायर कंसंट्रेट मतलब कि सक्रिय तत्व की घुलनशील मात्रा जो होती है उसी को ईसी बोलते हैं, जो निम्न से मिलकर बनती है। मतलब ईसी में जैसे ईसी लिखा है तो उस दवा में समझ लो आप क्या क्या चीज़ें मिलती रहती हैं। उसमें मिला हुआ होता है, एक तो इमल्सीफायर मिला हुआ इमल्सीफायर होता है, इमल्सीफायर वाटर होता है, उसके बाद सॉल्वेंट होता है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड होती है। तो इसमें से 3 चीज़ें मिलके बनी होती है दवा वो। जैसे कि 50% इसी लिखा तो उसमें समझ लो आप घुलनशील मात्रा के लिए चीज़ पड़ी है, सॉल्वेंट उसको बनाए रखने के लिए पड़ी है, और कीटनाशी पड़ी हुई होती है वाटर के साथ में। ये कई सारी चीज़ें उसमें कुछ और टॉपिक दिए हैं कि हाइबरनेशन शीत निष्क्रियता क्या होती है। शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन मीन्स होती है। ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब एसिबरेशन होती है। डॉर्मेंसी सुषुप्तावस्था होती है जो गेहूं में पाई जाती है, गेहूं या मतलब ग्रेन में पाई जाती है। सुषुप्तावस्था उसको कहते हैं। सुषुप्तावस्था जो मान लो कि हमारे दाने हर समय नहीं जम जाते हैं तो क्या होता है डॉर्मेंसी में वो चले जाते हैं, इसलिए हर समय उनका जमाव नहीं होता या उनका एक सीजन आता है उसी टाइम ये जमते हैं, जर्मिनेट करते हैं। उसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा कि डिएपोज। डिएपोज मीन्स हार्मोन्स। डिएपोज ये हार्मोन्स जो होता है ये लाख के कीड़े में पाया जाता है। लाख उसमें मतलब रेशम कीट में होता है, इसका कोई कंट्रोल नहीं होता है पर वो चीज़ नहीं रहती है जी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक गंधी बग। हमने सोचा किसी लाइफ साइकिल, अब ये कीट था जिसमें कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस थी। इसी प्रकार से हमारे अन्य सारे कीट आएंगे, बहुत सारे कीट हैं, कितने कितने आपको बताएं। इतना सारा कीट आया है कि आप समझ नहीं सकते हो क्या क्या उसकी लाइफ साइकिल, कितने अंडे देती, कैसे कैसे वो अगली बार उत्पन्न हो जाती है, क्या क्या है। तो इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, एक बार शेयर और कमेंट प्लीज़ 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 ज़रूर करें। और जिससे वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं, जिससे हमारा साहस बढ़े और मैं अच्छे से और वीडियो बना सकूं। आप सब देखते हो तभी हमें वीडियो बनाने का एक अच्छा मौका मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।